खबर की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की बैठक के बाद दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए दीपक बाबरिया। उन्होंने कहा कि 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण की आशंका उन्होंने जताई है। कांग्रेस की बैठक के बाद दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान सामने आया है। हार की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए दीपक बाबरिया। उन्होंने कहा कि 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण संभावना जताते हुए नजर आए दीपक बाबरिया। ये बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक के बाद दीपक बाबरिया का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से कांग्रेस ने हार पर मंथन किया है। दिल्ली में ये बैठक हुई और बैठक के बाद ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए दीपक बाबरिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है और 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण की संभावना भी जताई है। तो कांग्रेस की बैठक के बाद दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जो सामने आए उस पर एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस ने मंथन किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि हार पर यह मंथन हुआ है, समीक्षा की गई है। दीपक बाबरिया भी आज मौजूद रहे। बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। तो कांग्रेस की बैठक के बाद दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए उस पर कांग्रेस लगातार समीक्षा कर रही है, हार पर मंथन कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर भी बयान दिए गए थे। इसके अलावा बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप जो है वो विपक्ष लगाता रहा है। चुनाव को लेकर भी जो परिणाम सामने आए उस पर भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मंथन की बात करें तो हार पर ये मंथन चलता रहा। हाई कमान तक इसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई। हाई कमान ने भी इस पर मंथन किया है। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने भी इस पर मंथन किया है। हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आज ये बैठक हुई है, एक बार फिर से समीक्षा हुई है। हार पर मंथन, दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। तो दीपक बाबरिया ने हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने संभावना जताई है कि 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण की संभावना जताते हुए नजर आए दीपक बाबरिया। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे? दीपक बाबरिया ने बैठक के बाद कहा है कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सवाल ये है कि जो खेल हो रहा है ईवीएम के थ्रू हो रहा है और टिकट वितरण के थ्रू जो बातचीत हमारी चल रही है वो सारों के ऊपर बातचीत हो रही है। और सबसे बड़ा तो खेल जो है ईवीएम का खेल है, जिसके तहत हरियाणा का वोट लूटा गया। लेकिन दीपक बाबरिया तो ये भी कह रहे हैं कि 10 से 15 सीटों पर उन्होंने गलत टिकट वितरण की संभावना जताई है। केवल जी, चलिए आप पिक एंड चूज करिए बात को। मैं ईवीएम पर क्यों जा रहे हैं? अभी तो आप बयान पे रहिए ना, दीपक बाबरिया के बयान पर। मैडम, मैं आपकी बात का जवाब देने तो आया हूँ ना, वही तो जो सुन तो नहीं आप। मैं आपसे दीपक बाबरिया को लेकर सवाल, हमारी जो पार्टी का आकलन है वो नहीं सुनना चाहते क्या आप? सर, पार्टी का आकलन होने के बाद ही तो दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप ईवीएम से कैसे जोड़ रहे हैं? ईवीएम के बाद चली है ना वहाँ पे, आपको नाम ना बताऊं? अभी तक तो दीपक बाबरिया का जो स्टेटमेंट है उस पर बात कर रहे हैं। आपको स्टेटमेंट नहीं मालूम? वहाँ पे जो सारी मीटिंग का विषय है वो बात की चर्चा में बता रहा हूँ ना मैं आपको। हाँ। अगर बाइट आ जाए तो मैं जरूर सुनवाने की कोशिश करूंगी आपको कि दीपक बाबरिया ने क्या कहा है। सुन लिया मैंने, मैंने सुन लिया, मुझे मालूम है सब कुछ। मैं आपको बात उस पर बताइए। अब तो दीपक बाबरिया कह रहे बाहर की जिम्मेदारी ले रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी भी तो उन पर कई तरह के आरोप लगा रही थी। हाँ, चलिए आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए। बोलिए ईवीएम। ठीक है, चलिए। केवल ढींगरा जी शायद जवाब नहीं देना चाह रहे। अब दीपक बाबरिया ने और भी क्या कुछ कहा वो भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन कांग्रेस फिर से वही राग अलाप रही है। केवल जी भी यही कह रहे थे, ईवीएम पर ही कांग्रेस अभी भी टिकी हुई है। प्रदेश प्रभारी है दीपक बाबरिया। चुनाव के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और कई कई जगहों पर पहुंचे भी थे। चुनाव के वक्त बीमार भी हो गए थे। लेकिन जो परिणाम सामने आए, जब परिणाम सामने आए तो दीपक बाबरिया को लेकर कांग्रेस में भी अंदरूनी बयानबाजी हुई थी। अब उन्होंने आखिरकार ये मान लिया, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
तो कांग्रेस की बैठक के बाद दीपक बाबरिया का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण की उन्होंने संभावना भी जताई है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा न्यूज पर। उन्होंने कहा कि फिर से ईवीएम की बात को वो कहते हुए नजर आए, लेकिन तो चलिए पूरी बात भी बता देते हैं कि आखिर दीपक बाबरिया ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पर जो जानकारी आई थी मुझे देनी चाहिए थी, मेरा दोष मान रहे थे तो मैंने इस्तीफा दे दिया। दीपक बाबरिया ने यह भी कहा है। बैठक के बाद ईवीएम को लेकर भी दीपक बाबरिया ने बयान दिया है, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा वो भी जानेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है दीपक बाबरिया ने? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के कहा गया है कि कांग्रेस, जिस तरीके से आज बैठक हुई है कांग्रेस की और कहा है कि दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी ने रॉबरी की है, ईवीएम को प्रभावित उन्होंने किया है। और साथ ही एक बड़ी चीज कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है, उसका जो डायमेंशंस है, जिस तरीके से मैं देखता हूं गंभीरता से हम सभी को लेनी चाहिए। और अगर ऐसा ही तमाम चीजें चलती रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 2026 नहीं देख पाएगी। और साथ ही इसके अलावा करण सिंह दलाल के द्वारा भी कहा गया है कि 2026 तो दूर है, 2025 भी ये हरियाणा सरकार नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये जनता का सरकार नहीं बनाया है, जनता ने नहीं बनाया है, ईवीएम की ये सरकार बनी है। इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए हैं। तो ये जो बैठक रही है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है। करीब 2 घंटे ये बैठक चली है। इसमें ईवीएम, खासतौर पर ईवीएम को लेकर के चर्चाएं की गई और किस तरीके से लीगली मूव करते हुए ये लोग नजर आएंगे। हालांकि अभी तक 16 पिटीशंस डाले जा चुके हैं और आगे भी लीगली मूव करते हुए नजर आने वाले हैं। तो काफी अहम ये बैठक रही है, 2 घंटे के करीब आसपास ये बैठक चली है। और साथ ही कई अहम चीजें भी प्रभारी दीपक बाबरिया कहते हुए नजर आए हैं। यानी जिस तरीके से पार्टी लीडर्स को सलाह भी दिया है, यानी जिस तरीके की चीजें अपराजिता बनी रहेगा हमारे साथ। सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सुरेश जी, आज महत्वपूर्ण मीटिंग आप लोगों ने की, समीक्षा की, दीपक बाबरिया आज मौजूद रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें चुनाव के समय दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किस तरह से ले उनके इस बयान को? देखिए, ये राजनीति में एक अच्छा उदाहरण है जो दीपक बाबरिया जी ने अपनी तरफ से, क्योंकि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हरियाणा मामलों के प्रभारी थे और जिम्मेदारी जो उन्होंने ली है, इससे एक अच्छा संदेश ये भी है कि उन्होंने कम से कम किसी भी काम प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है, तो एक कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है कि ईवीएम के जरिए, जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूर्णतः फेल हो चुकी है। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने मिलजुल कर कोई ये आगे एक मुहिम चलानी पड़ेगी, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि ऐसे संभव नहीं है कि लोकतंत्र को हम कैसे बचा के रखेंगे। ये हरियाणा में नहीं है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। इससे पहले भी जो कई चौंकाने, जैसे छत्तीसगढ़ का भी चुनाव का जो परिणाम आया वो भी चौंकाने वाला था, मध्य प्रदेश का आया वो भी चौंकाने वाला था। कि अब समझ में आने लगा लोगों को कि बीजेपी महत्वपूर्ण राज्य को प्राप्त कर लेती है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि मेरा दोष मान रहे थे तो मैंने इस्तीफा दे दिया। वो कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो पार्टी में जो उन्हें लेकर बयानबाजी हो रही थी, क्योंकि दीपक बाबरिया अकेले नहीं थे, वो तो प्रदेश प्रभारी थे, इसके अलावा और भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस की तरफ से चुनाव के लिए, तो वो अकेले ही जिम्मेदार कैसे हुए? और इस बयान को किस तरह से समझे हम कि मेरा दोष मान रहे थे तो मैंने इस्तीफा दे दिया? नहीं, देखिए, यही तो मैंने कहा है ना, ये उनके जो वरिष्ठता है पार्टी में, वरिष्ठता के अनुसार उन्होंने एक ये अच्छा उदाहरण दिया है। रही बात दोष मानने की, उन्होंने जो कहा, कहीं बयान का उन्होंने जिक्र किया, तो उनको कोई बात महसूस हुई होगी। बाकी जो दीपक बाबरिया जी की जो कार्य प्रणाली रही है, उन्होंने तो समय रहते सोनीपत में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी चुनाव से पहले। ठीक है। उस मीटिंग में दीपक बाबरिया जी ने स्पष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी
उनकी दूरदृष्टि को आज भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता याद करते हैं। ये सिर्फ दीपक बाबरिया जी थे जो समय रहते ये आगाह कर रहे थे कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कर सकती है। ये दलित वोट बैंक को प्रभावित करने की भी कोशिश करेगी। तुम्हारी शैलजा जी को लेकर बीजेपी ने जो भ्रम फैलाया, इस षड्यंत्र का समय से पहले खुलासा एकमात्र कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिर्फ दीपक बाबरिया जी ने सोनीपत की मीटिंग में किया था कि दलित और ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है बीजेपी। कार्यकर्ताओं को उन्होंने सतर्क रहने की चेतावनी दी और वो बिल्कुल आपके हमारे सामने आया। टिकट जो वितरण हुआ है उसमें कुछ जगहों पर गलती हुई है, वो ये भी कह रहे हैं, संभावना भी जता रहे हैं। तो टिकट वितरण में तो पूरी टीम थी आप लोगों की, उसमें दीपक बाबरिया तो अकेले नहीं थे, तो वो पार्टी को लेकर भी तो एक तरह से बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए दीपक बाबरिया जी प्रभारी थे और वो तो एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो बाबरिया जी बीच में स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल चले गए अपने चेकअप के लिए। तो बाकी लोग थे, उसमें सीनियर नेता होते हैं, कमेटी होती है। तो मैंने तभी तो कहा ये जो दीपक बाबरिया जी का आज का जो बयान है, ये जो अन्य नेता आपने कहा कि नस्ली बड़ा नेता जब कोई कदम उठाता है तो दूसरे भी अनुसरण करते हैं, तो आपने कहा कि वहां तो कमेटी थी, स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई थी, तो दूसरे लोगों के लिए भी एक उदाहरण है पार्टी में इन्होंने जो कहा है। और मैं तो आपको एक बात और बताता हूँ, दीपक बाबरिया जी ने तरफ से अपना त्याग पत्र काफी पहले दे दिया था पार्टी को, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि बाबरिया जी का तो इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि चुनाव प्रचार तो पार्टी ही तो उन पर आरोप लगा रही थी, तो वो तो तभी उन्होंने ये कहा ना कि मुझ पर आरोप लग रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। नहीं, उनको कोई बात महसूस हुई होगी, कोई आरोप लगाने वाली बात तो देखिए उनके ऊपर नहीं बनती कि ऐसे कोई आरोप। तो आरोप तो लगे थे, बयान तो सामने आए थे सुरेश जी, तभी तो वो भी तो कह रहे हैं ना, आप उनके बयान को तो समझिए। आप वो तभी तो कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप लगे थे। अब बीजेपी तो उन पर आरोप लगाएगी नहीं, कांग्रेस के लोग ही आरोप लगाएंगे क्योंकि हार तो कांग्रेस की हुई है। कई बार जब चुनाव में हार जाते हैं ना, अपने बचाव के लिए एक दूसरे के बारे में बयान आ जाते हैं। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। आप लोग एकजुट होने की बात करते हैं, आप लोग एक साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो अकेले दीपक बाबरिया जिम्मेदार कैसे हो गए? नहीं, दीपक बाबरिया जी का तो देखिए आज भी प्रदेश का कार्यकर्ता, उनकी कार्यशैली से या उनकी जो मेहनत की उन्होंने तो एक जिला अध्यक्ष की तरह हर जिले में जाके कार्यकर्ताओं की सूद ली। इस बात को हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद भी अगर टिकट वितरण में या कहीं पर वो अपनी एक तरह से नाराजगी जो थी वो हाईकमान के सामने उन्होंने पहले भी रखी है बेबाकी से कि जो मैंने मेरिट का वो किया था उसका मेरिट पे नहीं हो पा रहा है कुछ, क्योंकि कमेटी होती है देखिए, और कमेटी में 10 लोग। बिल्कुल, देखिए इनके बयान से मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर इस बार जो विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, तो केवल अकेले दीपक बाबरिया जिम्मेदार है क्या? उसमें टीम की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, उसमें देखिए ये पार्टी का फैसला नहीं है ना। आप दोनों बातों में बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक लाइन है। आप तलवार की धार पे खड़े हैं, अगर दाएं भी गिर सकते हैं, बाएं भी गिर सकते हैं, आप आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी चल सकते हैं। दोनों बातों में बहुत बारीक अंतर है। एक दीपक बाबरिया जी राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं सरकार बनाने में पार्टी की, वो तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप लगे थे तो मैंने इस्तीफा दे दिया। ये तो पार्टी को लेकर वो कह रहे हैं सुरेश जी, सरकार बनाने में असफल रहा इसलिए इस्तीफा देता हूँ। तो अकेले वो जिम्मेदार नहीं है, वो तो लेकिन मान रहे हैं। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ आपको सृष्टि जी। एक तरफ से ये बात है कि दीपक बाबरिया जी ठीक है। सुरेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ गए हैं। विदु जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आज कांग्रेस ने एक बार फिर मंथन किया है विदु जी अपनी हार पर, और उसके बाद दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और जो आरोप मुझ पर लगे थे इसलिए मैंने इस्तीफा भी दे दिया। क्या कुछ कहेंगे, उनके स्टेटमेंट को किस तरह से समझे? देखिए, दो झूठों का पटाक्षेप हो गया। पहली बात तो ये झूठ कि ये चुनाव तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। अगर किसी प्रकार की तंत्र की जीत है तो दीपक बाबरिया इस्तीफा क्यों देते और ये लोग इस्तीफा क्यों स्वीकार करते?
पहली बात तो ये, दीपक बावरिया ने कहा भाई मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अब क्या वो जो ईवीएम के बारे में जिस प्रकार का जो नंगा नाच चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, इस देश के लोकतंत्र के प्रति जो दुर्भावना पैदा कर रहे थे जनता के बीच में, ये वो नैरेटिव जो है मुंह के बल औंधे मुंह गिरता हुआ दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो झूठ बोलना होता है, झूठ में एक सबसे बड़ी समस्या रहती है जो कांग्रेस पार्टी और सुरेश गांधी जी को अभी जो है सामने आई होगी, वो ये कि अपने झूठ को याद रखना पड़ता है। हर बार नया झूठ बोलते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। पहले कहते थे कि भाई सुरेश गांधी जी कहते थे कि दीपक बावरिया जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो कई दिनों तक अस्पताल में थे, और मेरे साथ तो कई डिबेट्स में सुरेश गांधी जी रहे, इन्होंने बार बार कहा कि दीपक बावरिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मैसेज देर में पहुंचाया अभी। लेकिन दीपक बावरिया ने तो कुछ और कहा। दीपक बावरिया ने ना तो 14 सीट्स का जिक्र किया, ना किसी और बात का किया। उन्होंने कहा इस प्रकार का एक रैंडम सा मैसेज आया था कि कुछ सीटों में गड़बड़ हो सकती है। वो तो ये 24 घंटे और 12 महीने यही इस प्रकार का नैरेटिव चलाते रहते हैं। किसी कांग्रेस के समर्थक ने कोई रैंडम मैसेज भेज दिया और ये कह रहे हैं कि मैंने वो तुरंत जो है पीसीसी अध्यक्ष यानी उदय भान को मैंने दे दिया था। तो अब ये सुरेश गांधी जी बताएं कि ये जो मैसेज उन्होंने तुरंत भेज दिया था, और सुरेश गांधी जी तो डिबेट ये कहते थे कि नहीं बहुत दिनों बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, फिर उन्होंने भेजा, और उसके बाद और कहानियां बनाते थे। तो ये जो दूसरे झूठ का पटाक्षेप हुआ है, इस पर इनका क्या कहना है? लेकिन सुरेश गांधी जी एक बात में और फंस गए। अभी उन्होंने कहा कि भाई जिसको लाज शर्म है वो तो इस्तीफा दे देगा। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा में लाज शर्म नहीं है, उदय भान में लाज शर्म नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो सुरेश जी तो इस पर जवाब देंगे। सुरेश जी, सुरेश गांधी जी एक बात और बताएं। सुरेश गांधी जी एक बात और बताएं। सुरेश गांधी जी ये भी बताएं कि भाई इन्होंने कहा इनके जो पार्टी के नेता हैं जो चुनाव जीते हैं और जो चुनाव हारे हैं, उनमें तो कोई ईवीएम का नाम नहीं ले रहा था। ये जबरदस्ती से दिल्ली से प्लांट करके ईवीएम की बातें कर रहे थे। इनके लोग तो अलग अलग कारण बता रहे थे हारने का। ये तो बता रहे थे गुटबाजी हारने का कारण, ये तो ये बता रहे थे कि कोई बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया, ये तो ये बता रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा ने मंच पर हमारा नाम नहीं लिया। इन कारणों से हम चुनाव हारे हैं, और हम जानते हैं कि किन कारणों से ये चुनाव हारे हैं। इनका भ्रष्टाचार सामने आ गया था, विभत्स रूप जो इनका है वो सामने आ गया था। 50 वोटों के बदले एक नौकरी वाला इनका फॉर्मूला सामने आ गया था। ठीक है, इनका ये कहना क्या सामने कुछ कहेंगे इस पर? एक तो सवाल सुरेश ये गांधी जी भी ये कि भी टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, इसकी भी संभावना जता रहे हैं दीपक बाबरिया। तो जी देखिए, पहली बात, मुझे आज कांग्रेसी होने पे गर्व हो रहा है। इन्होंने सुरेश गांधी बोला है, चाहे इन्होंने अपनी एक जलसे के चलते ही क्यों ना बोला हो, लेकिन मुझे आज लगा अगर मैं कांग्रेस में हूँ शुरू से तो तभी इन्होंने गांधी बोला। तो आज अंग्रेजों की जासूसी करने वाले और माफी मांगने वाले गोडसे के वंशज हमें गांधी कह रहे हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं। गोडसे के वंशज भी आप ही हैं। गोडसे के वंशज भी आप ही हैं। आज गोडसे की पार्टी के अंत भगत हमें गांधी कह रहे हैं। गांधी ने तो पूरी दुनिया पूछती है गांधी को। टॉपिक पे हमारे लिए गर्व की बात। आप नाम बदल रहे हैं। जी ठीक है, सुरेश जी टॉपिक पे रहिए। विधु जी प्लीज। मैं तो टॉपिक पे हूँ। इन्होंने 10 बार मुझे सुरेश जी ने बोला, जवाब देने दीजिए, तो मुझे गर्व है इस बात का। विधु जी जवाब सुन लीजिए सर। ठीक है। हाँ, दूसरी बात इन्होंने कही कि पहले हम ईवीएम का रोना रोते थे। रोना नहीं रोते, ईवीएम की लड़ाई भी लड़ेंगे। ईवीएम में ही दीपक बाबरिया जी के बयान से कहीं भी ये बात नहीं आई है कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। ये तो भारतीय चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बाबरिया जी के आप लोग इतनी देर तक हार पर मंथन करते रहे, लेकिन अब आपको ये नहीं लगता कि दीपक बाबरिया के बयानों पर भी मंथन करने की जरूरत है? अब नहीं, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो आप लोग की पार्टी का तो अंदरूनी मामला ही है, लेकिन वो खुलकर चीजें सामने क्यों आ जाती है? अगर ये अंदरूनी मामला था तो दीपक बाबरिया इस्तीफा दे देते, वो इतना लंबा चौड़ा बयान नहीं देते फिर। नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी कार्यशैली होती है हर नेता की। तो भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। बिना मतलब की बात का पूछ देने की बात है। दीपक बाबरिया जी ने जो उनको ठीक लगा वो रिजाइन दे दिया। किसी भी कारण से पार्टी की सरकार नहीं बनी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। आपके तो वो बहुत, आपने कहा कि उन्होंने मिसाल पेश की है, तो उनके बयानों पर विचार करिए फिर। नहीं, विचार होता ही है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, वहां कोई बीजेपी की तरह भोजन की व्यवस्था थोड़ी होती है। हमारे यहाँ बैठक में चर्चा होती है।
और अभी 29 तारीख को 2:30 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बजे तक की CWC की मीटिंग चली है, जिसमें जननायक राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रियंका गांधी जी। ठीक है, विदुर जी के सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हाँ देखिए पहली बात तो भोजन की व्यवस्था। बिल्कुल विदुर जी बने रहेगा हमारे साथ, सुरेश जी आप भी बने रहिएगा। कमेटी की बैठक लगभग 2 घंटों तक चली। इस बीच हमारे साथ करण सिंह दलाल मौजूद है, कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, बैठक में क्या कुछ चीजें आज रही है? मैडम, आप लोगों को सब बातें माननीय दीपक बावरिया जी ने बताई हैं, और क्योंकि वो बयान दे चुके हैं तो मेरा बयान देना। चूंकि आप कमेटी के अध्यक्ष हैं। हाँ यस, बट आज दीपक बावरिया जी खुद मौजूद थे और उनकी ही अध्यक्षता में सारा कुछ आज फैसला हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आज और भी नए दस्तावेज हमारे सामने आए हैं। तो कमेटी ने फैसला किया है कि हम उन दस्तावेज को फिर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जो इलेक्शन पिटीशंस हमारे ऑलरेडी दायर हैं उनको उनसे और मजबूती मिलेगी, और यही बात हम लोगों में भी लेके जाएंगे। और जो चुनाव आयोग अपना असली चेहरा छुपा रहा है कि उसने किस तरीके से भाजपा को इस हारे हुई बाजी को जीत में बदलने का जो चुनाव आयोग ने जो सक्रिय होकर के काम किया, उसको उजागर करेंगे। सर, एक और कोई बड़ी अहम चीज प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया कि इसी तरीके से अगर कानूनी लड़ाई में डायमेंशन जो भी दिख रहा है अगर गंभीरता से लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार में 2026 नहीं देख पाएगी। जी यकीनन, जो इन्होंने इस चुनाव को ईवीएम के तंत्र से, सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से, डर और भय बना करके चुनाव में जो ये जीते हैं, तो वो उजागर होने जा रहा है। सब मामला कोर्ट के अधीन जा चुका है। तो ये सरकार 25 भी पूरा नहीं कर पाएगी। हमारे पास जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे किए हैं, निश्चित तौर पर ये थोड़े दिनों की सरकार है, क्योंकि ये लोगों की नहीं, ये ईवीएम की सरकार है, नाजायज सरकार है। तो लोगों के सामने सच्चाई आएगी और कोर्ट के माध्यम से इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। एक आखिरी रिएक्शन में लेना चाहूंगी सर, किसानों को लेकर के जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे किसानों ने आने का फैसला किया था दिल्ली में, उन्हें रोक दिया गया है 1 दिन का। उन्होंने सरकार को कहा है कि अगर बातचीत पे होती है तो ठीक है, वरना कल वापस से दिल्ली के लिए दिल्ली चलो शुरू करेंगे वो। देखिए मैडम, क्योंकि किसान संगठन अपने आप में स्वतंत्र संगठन है, उनकी सारी जो मांगे हैं वो जायज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट चुनाव के समय वायदा भी किया था, लेकिन उनकी आदत है वो वायदा करके मुकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्हें लोगों का अब डर नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लोगों की जरूरत होती थी और अब देश के अंदर ईवीएम चुनाव जिताने लगी हुई है, तो वो लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि देश का जो किसान है वो सड़कों पर उतरा हुआ है और सरकार चैन की नींद सो रही है। तो इन्हें लोगों को अब वक्त आ गया है कि अब हम अदालत के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इनके घमंड को तोड़ने का काम करेंगे, और आप देखेंगे कि 25 में ही सरकार आपको हरियाणा में नजर नहीं आएगी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे करण सिंह दलाल को, कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, यानी किसानों की बात हो जाए, कमेटी की बात हो जाए, किस तरीके से कहते हुए, दोहराते हुए नजर आए हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2025 भी ये हरियाणा सरकार नहीं देख पाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो विदु जी और सुरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विदु जी, आप सुन रहे थे करण दलाल को, उन्होंने कहा कि नाजायज सरकार है, ईवीएम की सरकार है, 25 तक की सरकार नहीं चल पाएगी। एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापते हुए नजर आए। देखिए, ये तो करण दलाल कांग्रेस के हारे हुए पलवल के प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो हरियाणा के अंदर लगातार उल्टे सुल्टे केस डालकर हरियाणा के ओबीसी समाज को और दलित समाज को वंचित रखने के लिए जिनके बेटे कसूरवार रहे हैं, वो बोल रहे थे, कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि ये नाजायज सरकार है। ये तो आरोप लगा सकते हैं सरकार का, लेकिन खुद प्रदेश के सरकार के बारे में जो भूपेंद्र हुड्डा की 2009 से 2014 की सरकार है, उसके बारे में हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, उसने खुद लिखित ऑर्डर में ये कहा है कि वो एक सरकार इलिसिट गवर्नमेंट थी, नाजायज सरकार थी। ये कोई भाजपा का नेता नहीं कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है। तो अपनी तो नाजायज सरकारें साबित होने वाले जिन इन्होंने नाजायज सरकारें चलाई हैं, वो दूसरी सरकारों को नाजायज कहते हैं, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। बड़े हास्यास्पद है। ऐसे ही जैसे अभी मुझे पता चला कि कांग्रेस प्रवक्ता ने घोषणा की कि सभी कांग्रेस के लोग जो हैं
अपनी चाटुकारिता को एक कदम और आगे बढ़ाकर अपना सब लोग सरनेम जो है गांधी रखने वाले हैं। तो ये बड़े अच्छा एक वेलकम स्टेटमेंट है। बहुत सारे फर्जी गांधी इकट्ठे हो जाएंगे और महात्मा गांधी ऊपर से इनको कोसते रहेंगे, क्योंकि उनके कदमों पर तो चलते नहीं है लोग। बड़ी बात यह है कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी का अलग अलग प्रकार के अलग अलग दिशाओं से झूठ निकल कर आ रहे हैं, जो झूठ आपस में जिनका कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। सुरेश रोड कुछ और झूठ कह रहे हैं, करण दलाल कुछ और झूठ कह रहे हैं, दीपक बावरिया कुछ और झूठ कह रहे हैं, और ये झूठ आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अगर विषय ईवीएम का है तो दीपक बावरिया इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या दीपक बावरिया कहते हैं कि उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ की है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं? फिर सुरेश रोड ने मेरे पास आने से पहले साफ तौर पर कहा ये सबका अपना अपना विषय है। दीपक बावरिया ने इस्तीफा दिया क्योंकि वो शर्म वाले हैं, ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो बेशर्म हैं, नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। करण दलाल ने भी इस पर बात नहीं की दीपक बावरिया के बयान पर। सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं उस समय। सुरेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली और हरियाणा दो प्रदेशों के माननीय दीपक बावरिया जी प्रभारी थे या हैं, लेकिन तो दिल्ली में तो चुनाव नहीं हुआ। दिल्ली में तो चुनाव नहीं, हरियाणा के तो अभी है ना, हरियाणा के उन्होंने इस्तीफा दिया है कि मंजूर थोड़ी हो गया। अब आपको ABCD कोई आती नहीं ना, आपको कोई ज्ञान है तो कौन बैठ रहा है? आपने कहा ना थे या हैं, राष्ट्रीय जी मैं स्टूडियो के माध्यम से तो करण दलाल क्यों नहीं बात करते नजर आए इस मुद्दे पर? करण दलाल ने क्यों नहीं बात की? उन्होंने फिर से दीपक बावरिया के मुद्दे पर बात नहीं की, वो घूम फिर के फिर आप लोग ईवीएम पर ही आ गए। नहीं, राष्ट्रीय जी मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, इन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नहीं बन पाई, दीपक बावरिया जी ने इस्तीफा दे दिया। अरे दिल्ली से भी दीपक बावरिया जी ने इस्तीफा दे दिया, दिल्ली में भी प्रभारी नहीं है दीपक बावरिया जी, वहां तो चुनाव नहीं हुए, उनका हेल्थ का इशू है। अब इनको अखबारों में आ गई तो उन्होंने हेल्थ का इशू क्यों नहीं कहा फिर?